हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 से साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसी को और अच्छे से पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं कि जो कि आपके इस चैप्टर के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 क्या है आपका? मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। जितनी भी चीज़ें आपके आसपास हैं जो कि आपको दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों से आपको जो भी आभास हो रहा है चीज़ों का, और उसके अलावा आप क्या कहते हैं कि उसमें द्रव्यमान होगा, यानी कि मास, और साथ ही साथ वो इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ स्थान घेर रही होगी, यानी द्रव्यमान के साथ साथ उसमें आयतन होगा। तो ऐसी सारी वस्तुओं को आप किस श्रेणी में रख रहे हैं? पदार्थ की श्रेणी में रख रहे हैं। उन्हीं पदार्थों की बात हो रही है। उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर हमने उनको 3 वर्गों में विभाजित किया था, जो कि क्या क्या थी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, साथ ही हमने क्या बोला? पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से लेकर मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अगर हम कहें ये पदार्थ है, ऑब्वियसली ये पदार्थ है। क्यों है पदार्थ? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। अगर मैं इसको वेइंग मशीन पर रखती हूँ तो इसका कुछ ना कुछ वेट आएगा। ठीक है, साथ ही अगर मैं इसको कहीं पे रख रही हूँ तो ये कुछ ना कुछ स्थान भी घेर रहा है, तो यानी ये पदार्थ है। ये पदार्थ अगर मैं इसके टुकड़े करूँ तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। उन छोटे छोटे कणों की अपनी कुछ क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, anything that has mass and takes up space is referred to as matter. Hydrogen and oxygen, sugar and sand, air and water, etc. ये सभी किस में आते हैं बच्चे? ये सभी आपके पदार्थ में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अपना द्रव्यमान है, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? ये स्थान भी घेर रहे हैं, यानी कि इनमें आयतन भी होगा। स्मॉल मिनिस्क्यूल पार्टिकल मेक अप मैटर ड्यू टू द स्पेस बिटवीन देम। मैटर पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। ठीक है, क्या होता है बच्चे, जब हम कह रहे हैं कि ये जो मैटर है, ये पदार्थ है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। उन कणों के मध्य में क्या है? स्थान है, और ये क्या कर रहे हैं? कण आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी वहां पर कुछ तो अट्रैक्शन का फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? चूंकि वो अणुओं के बीच लग रहा है तो उसको अंतर आणविक आकर्षण बल कह रहे हैं। ओके, और हमने स्टेट ऑफ मैटर में हमने बोला कि मुख्य रूप से आप 3 अवस्थाओं को यहाँ पर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, 3, जो कि आपको बताता है कि उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस कितना है और अट्रैक्शन फोर्स कितना है। ठीक है, उसके आधार पर क्या होता है? अवस्थाओं का क्लासिफिकेशन होता है। समझ रहे हैं? यानी अगर स्पेस बहुत कम है, नगण्य है, नेग्लिजिबल स्पेस दिख रहा है पार्टिकल्स के बीच में, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का फोर्स वहां पर काम कर रहा है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। तो ऐसी अवस्था आपकी क्या कहलाती है? सॉलिड स्टेट कहलाती है। वहीं पर जब स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन का फोर्स थोड़ा वीक हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो वहां पर आप क्या कहते हैं बच्चे कि ये लिक्विड स्टेट आ जाती है। और जब आपका स्पेस मैक्सिमम चला जाता है कि बहुत ज्यादा स्पेस पार्टिकल के बीच में आ गया है, तो वहां पर आप क्या कहते हैं कि कणों के मध्य चूंकि स्थान बहुत ज्यादा है, तो फिर वहां पर आकर्षण का बल क्षीण हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति आप गैसेस के बताते हैं, यानी गैसेस स्टेट में पदार्थों के मध्य स्पेस जो होता है पदार्थ के कणों के मध्य, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और आकर्षण का बल कैसा हो जाता है? बहुत कम हो जाता है या वीक हो जाता है। दीज 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर आर interconvertible by increasing or decreasing pressure and temperature. For example, ice can be converted from solid to a liquid by increasing the temperature. हमने क्या कहा कि जो भी अवस्थाएं हैं आपकी, वो क्या होती हैं? आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती है, यानी आपस में बदल जाती हैं।
कैसे बदलती है? प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से, यानी या तो प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, या फिर आपका तापमान बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो इस तरह से आपका तापमान और प्रेशर में चेंज लाने से क्या हो रहा है? अवस्था आपस में बदल रही है। जिस प्रकार से पानी की आपको 3 अवस्थाएं दिखती हैं, तो जैसे ठोस अवस्था में पानी है बर्फ के रूप में, तापमान बढ़ाएंगे यानी गर्म करेंगे बर्फ को तो वो पानी में बदल जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। लिक्विड स्टेट को और ज्यादा तापमान देंगे तो वो गैसेस स्टेट में चला जाता है, यानी कि स्टीम के रूप में आपको पानी दिखाई देता है। तो पानी आपका जल आपका एक ऐसा पदार्थ है जो आपको तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलता है, सॉलिड के रूप में भी, लिक्विड के रूप में भी और गैस के रूप में भी। ओके, इसके अलावा सॉलिड के बारे में आपने पढ़ा था कि सॉलिड क्या है? इनका पार्टिकल स्पेस जहां पर बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, और इनका अपना आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे मैंने आपको वुड से बनी हुई टेबल का एग्जांपल दिया था कि लकड़ी की मेज का द्रव्यमान जितना इस रूम में है, नेक्स्ट रूम में भी उतना ही होगा, और आयतन भी वो उतना ही कवर करती है, यानी कि आकार और आयतन क्या है? निश्चित है। वहीं पर लिक्विड की बात कर रहे थे तो लिक्विड में इनका आकार निश्चित हो जाता है, जिस बर्तन में डाले जाते हैं उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आयतन इनका निश्चित होता है। यानी कि अगर ये 250 ml का स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो आप इनको कितने बड़े कंटेनर में डालें, ये 250 ml ही आपका वॉल्यूम को क्या करेंगे? कवर करें। नेक्स्ट क्या है? गैसेस स्टेट, जहां पर आकार और आयतन दोनों ही क्या हो जाते हैं? अनिश्चित हो जाते हैं, यानी कि आकार जिस बर्तन में डाले जा रहे हैं उसको पूरी तरीके से उसका आयतन ग्रहण कर रहे हैं, और आयतन भी इसी से आपका क्लियर हो जाता है कि अगर आपने किसी छोटे से कंटेनर में गैस को बंद करके रखा है और आप उसको रिलीज करते हैं उस छोटे कंटेनर से किसी बड़े रूम में, तो वो पूरे रूम का आयतन ग्रहण कर लेता है। तो आयतन भी क्या हो गया? अनिश्चित हो गया है। फ्लूइडिटी का गुण इनमें पाया जाता है, जैसे लिक्विड में पाया जाता है। तो लिक्विड्स आपके क्या होते हैं? ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करते हैं, वहीं जो गैस होती है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करती है। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी गतिज ऊर्जा इनके मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा होती है। रैंडमली आपके गैस के पार्टिकल किसी भी दिशा में मूव करते रहते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस देखे थे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक प्रकृति की बात की थी। पदार्थ के कण के लक्षण, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसे आपको बताया गया था। इसके अलावा पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, यानी कि अगर ये पदार्थ है और इसमें कण हैं तो वो कण हमेशा लगातार गति की अवस्था में होंगे, यानी मूव कर रहे होंगे। ये आपको पता चलता है जब आप हवा की बात करते हो कि हवा में आपने क्या किया, परफ्यूम जैसे आपने डाला तो वो हवा के कणों के साथ क्या हो गई? दूर तक पहुंच गई। तो यानी हवा के जो कण हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक थी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये भी आपको पता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे ठोस की केस में, और सॉलिड की केस में कम होता है। वही आपका लिक्विड के बाद गैसेस स्टेट में बहुत कम हो जाता है अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है पदार्थ के कणों के मध्य। ओके, इसके अलावा डिफ्यूजन हमने पढ़ा था। विसरण क्या होता है? जैसे कि आपने पानी का एक ग्लास लिया, उसमें आपने इंक की कुछ ड्रॉप्स डाली, तो आप धीरे धीरे क्या देखते हैं कि इंक पूरे पानी में फैल रही है, और लास्ट स्टेज ऐसी आती है कि इंक अब पूरी तरीके से पानी के साथ घुल चुकी है। तो क्या होता है? पानी के कणों के मध्य में स्थान होता है, और वो स्थान क्या करता है? इंक जो है, इंक के जो पार्टिकल है उस स्थान पर चले जाते हैं, और इस तरीके से पानी आपका पूरा ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है। तो विसरण क्या है बच्चे? जब पदार्थ के कण आपस में मिल जाते हैं तो इस घटना को विसरण कहते हैं। उदाहरण के लिए स्याही का पानी में फैलना। विसरण के दौरान कण इंटर पार्टिकल स्पेस पर कब्जा कर लेते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस वही जो कणों के मध्य स्थान पाया जा रहा है, क्योंकि ये स्थान कैसा है? लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड, इसीलिए उनको जो इंक के पार्टिकल्स है ना, स्याही के जो पार्टिकल्स हैं
उनको क्या मिल रहा है, स्थान मिल रहा है, पानी के कणों के मध्य में जगह मिल रही है और उस जगह पर ये क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, यानी कि वहां पर बैठ जाते हैं और इस तरीके से आप क्या देखते हैं, विसरण की घटना को होते हुए देखते हैं। कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि के साथ साथ विसरण की दर भी बढ़ जाती है। अगर पूछा जाएगा कि विसरण जो है वो तापमान से किस प्रकार प्रभावित होता है, तो आप बताएंगे कि तापमान बढ़ाने से विसरण की दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनको गतिज ऊर्जा प्रदान की गई है, यानी कि अब वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे और साथ ही साथ क्या हो रहा है, विसरण की दर भी बढ़ जाएगी, यानी कि अब तेजी से आपका क्या होगा बच्चे, तेजी से इंक फैलना शुरू हो जाएगी या विसरण। ठीक है, तो ये हमने विसरण के बारे में पढ़ा था। इसके बाद कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस, हमने देखा था कि पदार्थ क्या करता है, अपनी अवस्था को बदल सकता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, हमने तापमान का प्रभाव देखा था पदार्थ की अवस्थाओं में। तो हमने कहा था अगर ठोस है उसको तापमान दिया जाएगा तो वो पिघलने लगता है, यानी कि वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। अगर द्रव को तापमान दिया जाएगा या तापमान बढ़ाया जाएगा, हीट दी जाएगी, तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ठोस के मॉलिक्यूल्स जो थे या पार्टिकल जिन्हें आप कह रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अब गतिज ऊर्जा बढ़ गई है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड के पार्टिकल की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, मूवमेंट बढ़ गया है, तो वो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है कि तापमान बढ़ाने से आपका पदार्थ ठोस से द्रव और द्रव से गैस की तरफ चलता है, वहीं तापमान कम करने से गैस से ठोस और ठोस से गैस से आपका द्रव और द्रव से ठोस बनता है। ओके, चलिए, तो ये क्या हो गया था, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का प्रभाव देखा था। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, तो पदार्थ की अवस्था पर ताप परिवर्तन का प्रभाव, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे उच्च ऊर्जा के साथ कंपन करने लगते हैं, इसलिए कणों के बीच अंतर कण आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने से क्या होगा, कण अपनी स्थिति से अलग हो जाते हैं और मुक्त रूप से गति करने लगते हैं। नतीजतन या परिणाम स्वरूप क्या होता है, पदार्थ की स्थिति बदलने लगती है। तरल पदार्थ बनाने के लिए ठोस एक चरण परिवर्तन से गुजरते हैं, इसी प्रकार तरल पदार्थ भी गैस बनाने के लिए एक चरण परिवर्तन से गुजरते हैं। चरण परिवर्तन से क्या समझ रहे हैं, स्टेट में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही है, आपका एक फेज चेंज हो रहा है तापमान को बढ़ाने। ओके, चलिए, मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी, यानी कि गलनांक, जो जैसे कि आप समझ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्ट होने वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपका सॉलिड मेल्ट हो रहा है, पॉइंट से मतलब है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। गलनांक यानी कि गलन का अंक, जिस पर ठोस पिघलने लगता है, वो तापमान क्या होगा, आपका गलनांक होगा। तो किसी ठोस के गलनांक को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर ठोस पिघलकर तरल बन जाता है। गलनांक पर ये दो चरण यानी कि ठोस और तरल संतुलन में होते हैं, यानी इस बिंदु पर ठोस अवस्था और तरल अवस्था दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। तो संतुलन से क्या समझ रहे हैं, साम्यावस्था में होंगे, ठीक है ना। यानी जब आप 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं कि आप वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस 0 डिग्री सेल्सियस में आपको बर्फ भी दिखती है और पानी भी दिखती है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वह पॉइंट है जहां पर कि कोई भी, वह तापमान है जहां पर कोई भी ठोस पिघल रहा है। वायुमंडलीय दाब की आप बात कर रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब वहां पर कैसा है, फिक्स है, और साथ साथ क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको साम्यावस्था में विक्रिया चलेगी, यानी ठोस के अलावा द्रव अवस्था में भी आपको वो पदार्थ दिखता है, यानी ठोस तो हो गई, साथ साथ द्रव अवस्था में भी होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ओके, बात करेंगे फ्यूजन की कि फ्यूजन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको जैसे दिखाया गया है एक न्यूक्लियस, और उसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन की घटना हो रही है, और फ्यूजन होने से बहुत सारी एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। When two atoms collide to create a heavier atom, जब दो एटम आपस में कोलाइड करते हैं या फिर आप क्या बोलेंगे, जुड़ेंगे या टकराएंगे आप बोल सकते हो, तो वो क्या करेंगे, फिर जुड़ करके एक हैवी एटम बनाएंगे। सच एज व्हेन
2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू क्रिएट 1 हीलियम एटम। जैसे कि 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन जुड़ करके क्या करेंगे, एक हीलियम का एटम बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। इसको क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। दिस प्रोसेस is known as fusion. This process generates enormous amount of energy, many times more than fission, and powers the sun. Furthermore, it doesn't generate radioactive fission products. The melting point at which ice, a solid, turns to water, a liquid, is 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर फ्यूजन के अलावा मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है वाटर का कि कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या आप जिसको कितना बोलते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन क्या हो गया, जब 2 एटम आपस में टकराए और टकरा करके क्या कर रहे हैं, एक हैवी एटम बना रहे हैं, तो वहाँ पर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको फ्यूजन कहा जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। संलयन किसे कहते हैं, तो जब 2 परमाणु एक भारी परमाणु बनाने के लिए टकराते हैं, जैसे जब 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को संलयन के रूप में जाना जाता है। यह प्रक्रिया भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, विखंडन से कई गुना अधिक, और सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा यह रेडियोधर्मी विखंडन उत्पन्न नहीं करता है। और जैसे गलनांक की बात की गई थी, तो बर्फ का गलनांक या पानी का गलनांक जो आप कहते हैं जल का, 0 डिग्री सेल्सियस का। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, बॉइलिंग का जो पॉइंट होगा, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या हो रहा है, फिर से आपका स्टेट में चेंज आएगा, अवस्था में परिवर्तन आएगा। यहाँ पर अब द्रव वेपर के रूप में या वाष्प के रूप में बदलना शुरू करेगा। उस तापमान को क्या कहा जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट नोट करने के लिए इस तरह का ऑपरेटर्स लगाया जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बीकर ले लिया है जिसमें वाटर डाल दिया है यानी पानी, और इस नीचे से बर्नर जला दिया है, बीकर को बर्नर के ऊपर रख दिया है। क्या होगा, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी बीकर के अंदर वाटर को, तो पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू करेगा। उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब को इस तरह से सेट किया गया है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सब्सटेंस रखा गया है। इस सब्सटेंस का आपको बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है, जो कहाँ है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर रख रखा है। ठीक है ना, तो ये सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस के अंदर थर्मामीटर को इस तरीके से सेट किया जाता है। थर्मामीटर कभी भी यहाँ पर जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम को टच नहीं करेगी, सिर्फ कहाँ किसको टच करेगी, सिर्फ आपका जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उसके अंदर उसको, जो उसका बल्ब होता है थर्मामीटर का, उसको डुबोया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, बर्नर से पानी आपका गर्म होगा, पानी गर्म होने के बाद ये जो अंदर सब्सटेंस है ये भी गर्म होना स्टार्ट करेगा, और फिर क्या करेगा, फिर ये धीरे धीरे वेपर में बनाना शुरू करेगा। जब ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगा, जो लिक्विड है आपका ये सब्सटेंस, ये धीरे धीरे वेपर बनाना शुरू करेगा, तो उस पॉइंट पर आप थर्मामीटर का टेम्परेचर नोट कर लेंगे, वही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली टेस्ट ट्यूब बोल रहे हैं इसको, लेकिन ये एक बॉइलिंग ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब से थोड़ा मोटी होती है, का साइज थोड़ा बड़ा होता है, और उसमें हम सब्सटेंस को लेते हैं। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब जो है द्रव का, वो किसके बराबर हो रहा है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी मटेरियल इज द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द मटेरियल ट्रांसफॉर्म इनटू द गैस फेज इन द लिक्विड फेज। दिस हैपेंस एट 100 degrees centigrade for water. The Celsius scale was in fact created on the basis of the ice water melting point and the liquid water vapor boiling point. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, देखो जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की तो वो भी एक तापमान था, हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की तो वो भी एक तापमान। ठीक है, पॉइंट से आप क्या समझेंगे कि तापमान की बात होगी, साथ ही साथ हर एक पदार्थ के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा। वाटर का केस लिया था मेल्टिंग पॉइंट में कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, यानी कि 100 डिग्री तापमान पर पानी जो है वो वाष्प में बदलना शुरू होगा, जहाँ पर कि पानी का जो वाष्प
वाष्प दाब है और वायुमंडलीय दाब है वो दोनों कितने कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वथनांक जिसे कहा जाता है, द्रव के क्वथनांक को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर तरल का वाष्प दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। ठीक है ना। किसी भी सामग्री के लिए यानी पदार्थ जिसे आप कह रहे हैं, सब्सटेंस जिसे कह रहे हैं, उसके लिए क्वथनांक वह तापमान बिंदु होता है जिस पर वो सामग्री तरल चरण से यानी कि जो द्रव अवस्था है उससे गैस वाले चरण में परिवर्तित हो जाती है। यह पानी के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सेल्सियस पैमाना वास्तव में बर्फ पानी के गलनांक और तरल पानी वाष्प के क्या होता है, क्वथनांक के आधार पर बनाया जाता है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि पदार्थ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, तो जब चरण में परिवर्तन आ रहा है या अवस्था में परिवर्तन आ रहा है तो कुछ हीट जो है वो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के लिए आप बोल सकते हैं, या पार्टिकल्स में क्या हो, पार्टिकल्स को दी जाती है उसी हीट की बात हो रही है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यह ऊष्मीय ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी ठोस के 1 किलोग्राम को वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है। यानी ठोस की बात कर रहे हैं, उसकी गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ठोस से द्रव में क्या होगा, अवस्था परिवर्तित होगी और इस अवस्था परिवर्तन के दौरान जितनी भी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है वहां पर उसको ही क्या कहा जा रहा है, हीट एनर्जी कहा जा रहा है, या फिर पदार्थ की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। ओके, तो जल्दी से नोट करेंगे इसे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो आप किसकी बात कर रहे हैं, द्रव से गैस में जाने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यह ऊष्मीय ऊर्जा की वह मात्रा है जो क्वथनांक पर वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलो तरल को गैस में बदलने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। ये आपका रिवीजन है तो इसलिए शॉर्ट में आपको सब चीज रिमाइंड कराया जा रहा है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 1 के कुछ और टॉपिक्स को देखा। फ्यूजन की बात हुई, यहाँ पर लेटेंट हीट की बात हुई, तो ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और अगर कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।